चलिए, क्या हालचाल है? लेट हो गया ना जी। ड्राइवरे गड़बड़, धक्का मार देता है लोग को। सोच रहे हैं गाड़ी सीख ले, ठीक है, दूसरे के भरोसे कितना रहा जा। स्कूटी तो हमको चलाने होता। चलिए, तो है शांत रहिए। देखिए, सफलता और असफलता में सिर्फ एक अ अक्षर का अंतर है। अगर सफलता में अ लग गया तो आप खत्म, अगर अ हट गया तो आप बहुत बढ़िया, समझे? तो हमेशा हम आपको बोले हैं कि सफलता हर किसी को चाहिए, लेकिन उसके लिए जो त्याग करना पड़ता है, त्याग हर कोई नहीं कर सकता है। जैसा कि क्लास को देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो त्याग हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। 1275 पोस्ट की वैकेंसी है, उससे 30 गुना 40 गुना ज्यादा विद्यार्थी मेरे पास सिर्फ पढ़ रहा है। तो सफल तो 1275 ही होगा। सफलता अगर टीचर पर डिपेंड करता, हर कोई सफल हो जाता। सफलता टीचर कम स्टूडेंट मेहनत, टीचर के मार्गदर्शन और स्टूडेंट के मेहनत पर सफलता डिपेंड करता है। इसलिए पढ़ तो हमसे हर कोई रहा, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो सकता। हर किसी के शरीर पर डबल स्टार वाली वर्दी नहीं लग सकती है। तो उसके लिए त्याग करना होगा आपको, और जो त्याग करेगा वो सफल होगा। और देखिए, बीती रात बिहार पुलिस मद्य निषेध 689, बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, उसका फाइनल रिजल्ट आया है। और अप्रॉक्स में संस्थान से 50 के आसपास बच्चा पास किया है, लड़का लड़की दोनों मिला करके, जिसमें रात में 10-11 का हम शेयर किए थे, 11 का शेयर किए थे। आज शाम तक जो है सबका शेयर कर देंगे, 40-50 जो भी है, 50-60 जो भी आएगा सबका शेयर कर देंगे। फलना फलना का रिजल्ट हुआ है, और उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, छात्र दोनों बिहार दरोगा फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच या थर्ड बैच से ताल्लुकात रखता है या रखती हैं, तथा कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो फाउंडेशन बैच से ताल्लुकात रखता है या रखती है, और एक्का दुक्का डेली टेस्ट सीरीज का भी रेगुलर छात्र है। तो देखिए, ये जो मद्य निषेध विभाग है बड़ी शानदार विभाग है। जिनका भी हुआ है वो नौकरी करेंगे, लेकिन उनको लगेगा नहीं कि नौकरी कर रहे हैं। बड़ी शानदार विभाग है, और इसमें आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा समय मिलेगा, बहुत अधिक पढ़ने का समय मिल सकता है। तो जिन भी लोगों का हुआ है, कुछ लड़का लड़की मैसेज किया था कि ऑनलाइन हम पढ़ते हैं, फर्स्ट बैच में, सेकेंड बैच में, थर्ड बैच में, जिनका भी हुआ है वो सभी लोग, अभी इसके बाद मेडिकल होगा। और एक बात हम बतला देना चाहते हैं, वैसा कोई भी परीक्षा जिसमें मेरिट के बाद मेडिकल हो, उस मेडिकल का कोई महत्व नहीं है। तो मेडिकल को लेकर के एकदम से 1% आपको चिंता नहीं करना है।
1% मेडिकल को लेकर के चिंता नहीं करना है। और अभी आगे ठीक है, इसमें आप अंतिम तौर पर सफल हो गए हैं, आपके ऊपर से बेरोजगारी का धब्बा हट गया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1275 पोस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। हमको लगता है कि आप अगर जारी रखेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। और हमेशा ध्यान में रखें, रिजल्ट फाइनल उसी का होता है जो मेहनती होता है। तो जिन्होंने भी मेहनत किया उनका रिजल्ट हुआ है। तो आप मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे आप अपने मेहनत को आगे भी जारी रखें, आगे भी आपके रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। रिजल्ट कॉन्फिडेंस देता है, ये रिजल्ट आपको एक कॉन्फिडेंस दिया है कि नहीं आप में भी है कुछ। तो आप उस कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाइए और जीवन में और भी आगे बढ़िए। अब हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं भारत के भूगोल के अगले अध्याय को। और भारत के भूगोल का जो अगला अध्याय है, भारत के भूगोल का जो अगला अध्याय है, वह अध्याय है आपको भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, या भारत के ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन। भारत के ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन, भारत के ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, भारत के ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन। देखिए, यह जो चैप्टर है डाटा वाला चैप्टर है, डाटा वाला चैप्टर है ये डाटा। इस चैप्टर में डाटा ही बहुत ज्यादा है। और इस चैप्टर से जब भी प्रश्न आता है तो डाटा वाला ही प्रश्न आता है। जैसे इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों के विषय में हम आपको बता दें, और इस चैप्टर से भी लगभग प्रश्न आता ही आता है, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे आपके बिहार दरोगा परीक्षा का पूछा हुआ इस चैप्टर से प्रश्न, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहां है, इसी चैप्टर का यह प्रश्न है। कुडनकुलम कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां है, इसी चैप्टर का यह प्रश्न है। तो एकदम डाटा वाला चैप्टर है ये, और इसमें कंसेप्ट नाम का कोई चीज नहीं है, बहुत कम कंसेप्ट है। डाटा है, फलना जगह फलना है तो है। अब कलोल तेल क्षेत्र गुजरात में है, तो इसमें कंसेप्ट क्या है बताइए। अंकलेश्वर गुजरात में है, इसमें कंसेप्ट क्या है बताइए आप हमको। अब एनटीपीसी का गठन 1975 में हुआ है, इसमें कंसेप्ट क्या है बताइए आप हमको। फिर आपको बाढ़ एनटीपीसी बिहार में है, इसमें कंसेप्ट क्या है। फिर आपको सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है तो है, इसमें क्या है कंसेप्ट बताइए आप हमको। पूरा का पूरा डाटा वाला चैप्टर है। और आपके बिहार दरोगा परीक्षा में इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों
का उदाहरण हमने आपको दे दिया है कि फलना प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछा गया है, फलना प्रश्न इस चैप्टर से जो है आपको पूछा गया है। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये एक आइडिया हमने आपको दिया और साथ ही साथ हमने आपको ये आइडिया दिया कि यहां से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोनों आइडिया हमने आपके साथ शेयर किया। अब आते हैं चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण डाटा है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और फिर नोट लेकर के पूरा का पूरा याद करवा देंगे। ठीक है, देखिए हम मानव, अगर हम मानव की बात करें तो हम मानव कोई भी काम करते हैं उसमें ऊर्जा लगता है, उसमें ऊर्जा लगता है, एनर्जी लगता है। जैसे हम बोल रहे हैं इसमें एनर्जी लग रहा है, हम सो रहे हैं इसमें भी एनर्जी लगता है, हम खाना खा रहे हैं उसमें भी एनर्जी लगता है, हम दौड़ रहे हैं उसमें भी एनर्जी लगता है, हम पढ़ रहे हैं उसमें भी एनर्जी लगता है, हम बैठ करके चीजों को सुन रहे हैं उसमें भी एनर्जी लगता है। अगर बैठ करके चीजों को सुनने में एनर्जी नहीं लगता तो आपको 1.5-2 घंटा के बाद भूख थोड़े लग जाता है? नहीं लगता। प्यास थोड़े लगता, नहीं लगता। तो हम मानव के लिए ऊर्जा का काफी ज्यादा महत्व है और हम मानव को ऊर्जा की प्राप्ति अलग अलग स्रोतों से होती है, लेकिन ऊर्जा की प्राप्ति जो अलग अलग स्रोतों से होती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वह ऊर्जा सौर ऊर्जा से रिलेटेड जरूर होता है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड जरूर होता है। हम मानव जहां निवास कर रहे हैं वह आपको पृथ्वी नामक ग्रह है और पृथ्वी नामक ग्रह को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति, क्या हम उष्मा को ऊर्जा कह सकते हैं? एकदम से कह सकते हैं, एकदम से कह सकते हैं। और यह चैप्टर साइंस से भी रिलेटेड है। इसका जितना भी कंसेप्ट है ना, इसका जितना भी कंसेप्ट है वो साइंस में है और जितना भी डाटा है वो भूगोल में है। जैसे आपको बिट्टू सर कोयला सबके विषय में पढ़ाए होंगे, मैग्नीज, तांबा, निकेल, सोडियम, ये सब नहीं पढ़ाए हैं। तो जितना भी कंसेप्ट है इस चैप्टर का सब साइंस में है और जितना भी डाटा है इस चैप्टर का सब भूगोल में है, सब भूगोल में है। तो बिट्टू सर आपको कंसेप्ट बताए होंगे, ऐसे भी साइंस है उनका तो कंसेप्ट बताएंगे। हमारा तो आर्ट है तो हम तो डाटा ही बताएंगे। तो इस चैप्टर के डाटा को हम लोग जानेंगे, लेकिन हमने आपको बतलाया कि क्या हम उष्मा को ऊर्जा कह सकते हैं? एकदम से कह सकते हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें कि हम उष्मा को ऊर्जा नहीं कह सकते, एकदम कह सकते हैं। तो पृथ्वी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है, पृथ्वी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है। इसीलिए हम यह बात कह सकते हैं कि
हम मानव जो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सूर्य के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सूर्य के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। अब ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत, और एक दूसरा होता है आपको गैर परंपरागत स्रोत। एक होता है परंपरागत स्रोत और दूसरा होता है गैर परंपरागत स्रोत। देखिए, परंपरागत स्रोत के विषय में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, फिर गैर परंपरागत स्रोत के विषय में बतलाएंगे। मानव प्राचीन काल से ऊष्मा यानी ऊर्जा और प्रकाश की प्राप्ति को लेकर जिन भी स्रोतों का प्रयोग करते हुए आ रहा है, वह आपको परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे मानव प्राचीन काल से ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति के लिए लकड़ी का प्रयोग करता हुआ आया है, पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग करता हुआ आया है, गोबर का प्रयोग करता हुआ आया है। गोबर का प्रयोग कैसे? गोबर को जो है सुखा करके, गोईठा बना करके, चूल्हा में जला करके खाना बनाया जाता है। उससे आग की ज्वाला उत्पन्न होती है, हाँ या ना? ऊष्मा प्राप्त होता है, हाँ या ना? अरे उस गोईठा से ऊष्मा प्राप्त होता है, इसलिए तो ठंडा के माह में उसको जला करके ऐसे बैठल रहते हैं हम लोग। आए, ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे देखिए, परंपरागत जैसे यानी कोई चीज है वो लगातार चलता हुआ आ रहा है। जैसे दहेज प्रथा, कि दहेज जो है लड़की वाला ही लड़का को देगा। ये क्या है? परंपरा है। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति की परंपरा है। ये अगर शुरू में ऐसा हो जाता ना, लड़की पक्ष लड़का से दहेज लेगा, तो आज भी वो चल रहा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत मतलब ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका उपयोग हम मानव प्राचीन काल से परंपरागत ढंग से करते हुए आ रहे हैं, वही आपको परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। और ध्यान रखिए कि परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाता है, परंतु इसके उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इसके उदाहरण जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो उदाहरण आपको याद रखना है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, गोबर इत्यादि इत्यादि। ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं।
इसके बाद अब दूसरा है आपको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। दूसरा है आपको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। देखिए, जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे नए नए इन्वेंशन होते गए, वैसे वैसे नए नए इन्वेंशन होते गए। जैसे पहले रेलगाड़ी कोयला पर चलता था, फिर रेलगाड़ी डीजल पर चलने लगा, और फिर रेलगाड़ी अब इलेक्ट्रिसिटी पर चलने लगा, विद्युत पर चलने लगा। तो देख रहे हैं जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ रही है, नए नए इन्वेंशन हुए, और नए नए इन्वेंशन होने से धीरे धीरे जो रेलगाड़ी कोयला पर चलता था वो रेलगाड़ी विद्युत पर चलना प्रारंभ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पर चलना प्रारंभ हो गया। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, नए नवाचार अर्थात नए इन्वेंशन अर्थात नए खोज, अर्थात नए खोज, नए खोज, नए खोज, नए खोज या नए नवाचार के तहत जो नए नए इन्वेंशन हुए हैं, उन इन्वेंशनों के जरिए जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वही सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे पवन ऊर्जा, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। देखिए, पवन, पवन, हवा, हवा, हवा। आपको लगता होगा कि हवा से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगा। हवा से ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगर हवा के कार्यों को देखना है ना, चले जाइए मरुस्थलीय इलाका, हवा का काम आपको नजर आ जाएगा। फिर आपको पानी, 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 समुद्र का पानी, आपको लगे समुद्र का पानी क्या करेगा, इससे क्या ऊर्जा उत्पन्न होगा। अरे महाराज, समुद्र के पानी के काम को देखना है तो आप समुद्र तटीय राज्य में चले जाइए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हवा से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। हवा से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। पानी से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। एक शाहरुख खान का कोई मूवी है, अब ध्यान में नहीं है, लेकिन उसमें वो पानी के उपयोग से जो है यंत्र लगा करके विद्युत का, बिजली का उत्पादन किया और किसी गांव में विद्युत दिया था, बिजली दिया था। जो भी मूवी हो, हमको नहीं पता है उतना। तो उस मूवी को देख करके आपको लगेगा कि यहां पानी से जो है विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो ये सब पानी से विद्युत का उत्पादन, हवा से विद्युत का उत्पादन, ये सब प्राचीन काल से मानव कर रहा है। नहीं, जब नए नए इन्वेंशन हुए, नई नई तकनीक का विकास हुआ, पवन चक्की का निर्माण हुआ, टरबाइन का निर्माण हुआ, तब जाकर मानव पवन के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करने लगे, जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करने लगे, फिर सोलर सेल के जरिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगे, सोलर सेल के जरिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगे। और जब तक सोलर सेल का निर्माण नहीं हुआ था
तो सौर ऊर्जा का मानव उपयोग करता था। ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करता था, मानव करता था, लेकिन नए इन्वेंशन ने सौर ऊर्जा के उपयोग को और ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया। और देखिए, कोयला के उत्पादन से भी, कोयला से भी विद्युत का उत्पादन होता है, लेकिन कोयला के प्रयोग से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो प्रदूषण, उसमें प्रदूषण निकलता है, प्रदूषण, पॉल्यूशन। लेकिन अगर सौर ऊर्जा, जो कि ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, इससे प्रदूषण ना के बराबर होता है। पवन ऊर्जा से प्रदूषण ना के बराबर होता है, ज्वारीय ऊर्जा से प्रदूषण ना के बराबर होता है। तो आशा करते हैं आप चीजों को समझ रहे होंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कुछ समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत मतलब नए नए इन्वेंशन से, नए नवाचार से, नए इन्वेंशन से, नए नवाचार से जो ऊर्जा के स्रोत का विकास हुआ है, वही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आता है। परिभाषा याद रखने की एकदम जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आप निश्चित तौर पर याद रखें। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। ये तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में हमने आपको बतलाया। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में हमने आपको बतलाया है। अब ऊर्जा के सतत उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय ऊर्जा। एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के सतत उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, और जो दो भागों में बांटा गया है, एक आपको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और दूसरा आपको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत देखिए, यहां पर भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का परिभाषा क्या है या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का परिभाषा क्या है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है और कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, यानी इसके जो एग्जाम्पल है, इसके जो उदाहरण है, बड़ी महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज होता है, और हमेशा हम आपको बोले हैं, विद्यार्थी जहां कंफ्यूज होगा बोर्ड प्रश्न वहां से उठाएगा। तो यहां पर कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी को, इसलिए बोर्ड यहां से प्रश्न उठाता है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। सबसे पहले नवीकरणीय, इसका अंग्रेजी जानना जरूरी है। रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नॉन रीन्यूएबल
एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। देखिए, एक लाइन में इसको आप समझिए। ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है या बार बार किया जा सकता है, वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा, उसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं, अनेकों बार कर सकते हैं। एक बात बताइए, गांव घर में सोलर लाइट लगता है, दिन भर वो सोलर लाइट चार्ज होता है, रात में जलता है, फिर दिन भर चार्ज होता है, रात में जलता है, फिर दिन भर चार्ज होता है, रात में जलता है। तो उसका बार बार उपयोग नहीं कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। फिर आपको पवन ऊर्जा, क्या एक बार पवन चलेगी फिर दोबारा पवन नहीं चलेगी? एकदम पवन चलेगी। आज मंगल कौन दिन? मंगलवार। हाँ, मंगलवार है, मंगलवार को भी पवन चलेगी, तो उससे जो है ऊर्जा विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। बुधवार को भी चलेगी तो उससे भी विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अरे समुद्र में चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण समुद्री जल जो ऊपर उठती है उसको ज्वार, और जो नीचे गिरती है उसको भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति तो हमेशा होते रहती है, एक निश्चित समय अंतराल पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। मंगलवार को ज्वार भाटा की उत्पत्ति हुई, बुधवार को भी होगा, बृहस्पतिवार को भी होगा, शुक्रवार को भी होगा, एक निश्चित समय अंतराल पर। तो उससे भी बार बार ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है और उसका उपयोग हम मानव कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका दोबारा या बार बार उपयोग किया जा सकता है, उसे ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। और ध्यान रखें, इसका भी परिभाषा याद रखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल, उदाहरण याद रखना एकदम जरूरी है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण याद रखना एकदम जरूरी है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के एग्जाम्पल हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि इत्यादि। इसके बाद आगे है आपको अनवीकरणीय ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा के वैसे स्रोत, ऊर्जा के वैसे स्रोत, ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, वही अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, एक बार अगर लकड़ी जला लिए दोबारा जला सकते हैं? नहीं। कोयला एक बार उपयोग कर लिए तो क्या दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं। डीजल एक बार उपयोग कर लिए तो क्या दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं। पेट्रोल एक बार उपयोग कर लिए तो क्या दोबारा उपयोग कर सकते हैं? एक बार गाड़ी में पेट्रोल भराए, वो खत्म हो गया, तो फिर दोबारा आपको डलवाना होगा।
तो ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है वही अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि। पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि इत्यादि। अब देखिए, क्या यहां पर हम यह कह सकते हैं कि अनवीकरणीय बराबर परंपरागत और नवीकरणीय बराबर गैर परंपरागत कह सकते हैं? हां या ना? एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा ध्यान से। अनवीकरणीय बराबर परंपरागत, नवीकरणीय बराबर गैर परंपरागत कह सकते हैं? हां या ना? ये बात समझ में आया? आए? अगर आपसे कहेगा अगर समझ में आया है, हो सवास में जवाब दीजिएगा। हां या ना में जवाब देना है, ध्यान से सुनना है और हां या ना में जवाब देना है। क्या 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 सौर ऊर्जा नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? हां, ठीक है। क्या कोयला परंपरागत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं? हां। क्या पेट्रोलियम पदार्थ गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? नहीं। क्या है ये? परम आशा करते हैं समझे होंगे। इसके एग्जाम्पल को याद रखना जरूरी है। बाद बाकी नहीं भी याद रखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत, लेकिन एक बात हमेशा दिल दिमाग में बैठा करके रखिएगा, नवीकरणीय बराबर गैर परंपरागत, अनवीकरणीय बराबर परंपरागत। कहां से आए हैं जी आप? जी वाल, जब मन होता है तब आ जाता है। तो देखिए, तो समझा दिए हैं। अब आइए यहां पर हम लोग समझते हैं अन्य चीजों को। ध्यान से समझिए, फिर आगे जो है हम आपको याद करवा देंगे। इतना आशा करते, इतना तो आप समझ गए होंगे क्या? चलिए अब देखिएगा, एक आपको पवन ऊर्जा है, एक आपको ज्वारीय ऊर्जा है, एक आपको सौर ऊर्जा है, एक आपको जैव ऊर्जा या बायोगैस ऊर्जा है, फिर आपको नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, फिर आपको कोयला से विद्युत का उत्पादन मूल तौर पर एनटीपीसी के द्वारा किया जाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये सब क्या है, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण डाटा है उसको हम लोग देख लेंगे। सबसे पहली बात, पवन ऊर्जा। देखिए, पवन चक्की एक यंत्र होता है, पवन चक्की एक यंत्र होता है। जैसे गेहूं है, गेहूं का आप आटा बनाते हैं। जैसे गेहूं है कहां है जी? स्टाफ सब है जी? स्टाफ सब है? क्या कहते हैं, पॉलिटी जो हॉस्टल में कितना हुआ है जी?
क्या क्या राष्ट्रपति संघ का शासन चल रहा है। हॉस्टल के सब लड़का को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो अभी जो टेस्ट होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। चलिए, तो पवन ऊर्जा, जैसे हाँ एग्जांपल बता रहे थे, जैसे हाँ गेहूं, गेहूं तो हम नहीं खाते हैं, गेहूं को पिसवाते हैं जिसको आटा कहते हैं, आटा हम लोग खाते हैं। गेहूं सीधा खाते हैं? हम तो नहीं खाए हैं कभी, पता नहीं, हो सकता आप खाए होंगे। खाए हैं? जब पकता ना है तो उस टाइम में हाँ खाया जा सकता है, हाँ, और वो फायदेमंद भी होता है, फायदेमंद भी होता है वो। खैर वो तो थोड़े खाता है मानव, नहीं खाता है, कभी काल खाता है। तो एक बात बताइए, जैसे गेहूं है, गेहूं का दाना है, उसको आटा में तब्दील करना है, ऐसे तो नहीं हो जाता है। उसको जो है मशीन में जाकर के पिसाना होता है, मशीन में पिसाना होता है ना जी। मशीन पर जाइएगा, वो पिसने वाला जो है अपना उसमें डाल देगा, मशीन चला देगा, अपना पिसा जाता है। तो गेहूं को आटा बनाने में मध्यस्थता कौन किया? एक मशीन। ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग यहां ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, और गांव जाते होंगे तो मां जरूर बोलती होगी जाकर के गेहूं पिसाओ, ऐसे वो बोलती होगी आटा पिसाओ, लेकिन वो कहना गलत है, गेहूं पिसाओ कहना सही है। तो सब लोग गए होंगे, तो इसलिए ये एग्जाम्पल हम दिए हैं, और कोई खास वजह नहीं है। जैसे मशीन गेहूं के दाना को आटा में तब्दील कर देता है, वैसे ही पवन चक्की एक यंत्र होता है, पवन चक्की एक यंत्र होता है, वह पवन को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देता है, पवन ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो पवन चक्की के माध्यम से पवन का उपयोग कर जो उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, उसे ही पवन ऊर्जा कहते हैं। पूरे विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है, दूसरा स्थान पर अमेरिका है, तीसरा स्थान पर जर्मनी है, और चौथा स्थान पर अपना देश भारत है, भारत है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु राज्य करता है, तमिलनाडु राज्य करता है, तमिलनाडु राज्य करता है। और भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मुपंडल पवन ऊर्जा केंद्र है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मुपंडल पवन ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र है। पवन ऊर्जा के बाद आपको जल ऊर्जा होगा या ज्वारीय ऊर्जा होगा? क्या है? ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। देखिए, आपको ज्वार और भाटा, समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा। तो समुद्री जल क्या बिहार में ऊपर नीचे होगा जी? बिहार समुद्र तट पर है ना? है। समुद्र तट पर कौन राज्य है? समुद्र तट पर है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मुंबई, गोवा, गुजरात। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति कहां होती होगी? समुद्र तट पर जो राज्य है वहां पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती होगी। और सच भी यही है, जो समुद्र तटीय राज्य है वहीं पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो भारत के समुद्र तटीय राज्य में, भारत के समुद्र तटीय राज्य में जो ज्वार की उत्पत्ति होती है
भारत के समुद्र तटीय राज्य में जो ज्वार की उत्पत्ति होती है, उस ज्वारीय जल के प्रयोग से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसी को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन मुख्य तौर पर गुजरात राज्य हो गया, महाराष्ट्र राज्य हो गया, इन राज्यों में ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य तौर पर उत्पादन देखने को मिलता है। इसके बाद जल ऊर्जा हो गया। देखिए, बहते हुए पानी पर बांध बनाकर, बहते हुए पानी पर बांध बनाकर टरबाइन नामक यंत्र का प्रयोग कर जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसी को जल ऊर्जा कहते हैं, उसी को जल ऊर्जा कहते हैं। और भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। परीक्षा का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कब और कहां स्थापित किया गया था। तो भारत का जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र है वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 1897 में स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 1897 में स्थापित किया गया था। फिर आपको जल विद्युत के बाद जो है आपको प्रमुख जल विद्युत केंद्र मिल जाएगा। अलग अलग जल विद्युत केंद्र जो है अलग अलग राज्य में है। कहां ध्यान रहता है? अलग अलग जल विद्युत केंद्र अलग अलग राज्य में है। और जैसे आपको सलाल और उड़ी जल विद्युत केंद्र जम्मू कश्मीर में है, चमेरा बावरा सियल हिमाचल प्रदेश में है, टनकपुर उत्तराखंड में है, रंगीत सिक्किम में है, लोकटक मणिपुर में है, झज्जर हरियाणा में है, दुलहस्ती और सेबा जम्मू कश्मीर में है, धौलीगंगा उत्तराखंड में है, पार्वती हिमाचल प्रदेश में है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, तिस्ता पश्चिम बंगाल और सिक्किम में है। ये एनएचपीसी केंद्र है, यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। मतलब ये ऐसे केंद्र है जहां पर जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये सब ऐसे केंद्र है जहां पर जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में सलाल और उड़ी में जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, हिमाचल प्रदेश में चमेरा और बावरा सियल में, उत्तराखंड के टनकपुर में, सिक्किम के रंगीत में, मणिपुर के लोकटक में, हरियाणा के झज्जर में, और फिर जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती और सेबा में, उत्तराखंड के धौलीगंगा में, हिमाचल प्रदेश के पार्वती में, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के तिस्ता में। तो ये सब प्रमुख जल विद्युत केंद्र भारत के अलग अलग शहरों में स्थित है। जैसे आपके परीक्षा में यह पूछ दिया गया है कि अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र किस राज्य में है, उसी प्रकार से आपसे आपके परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि सलाल जल विद्युत केंद्र कहां है, उड़ी जल विद्युत केंद्र कहां है, लोकटक जल विद्युत केंद्र कहां है, सेबा जल विद्युत केंद्र कहां है, टनकपुर जल विद्युत केंद्र कहां है, रंगीत जल विद्युत केंद्र कहां है। समझे बात को? ये तो याद न करना होगा, है कि ना? तो इतना जो है थोड़ा सा आप पढ़िए तो फिर आगे बढ़ेंगे। इतना पढ़िए, याद करवा देंगे, याद करवाते हुए आगे बढ़ेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा।
पढ़ लिए। पढ़ लिए हीरो साहब? नीचे में क्या कर रही है? पढ़ रही है? ओ ठीक है, हमको तो लगा मोबाइल चला रही है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कहाँ थे बीच में? है तबीयत खराब था? क्या हुआ था? फीवर, डेंगू हो गया था? ऐसे ही टाइफाइड हो गया था? वायरल फीवर था? चलिए आइए हीरो सब। मानव के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा। मानव के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख। अच्छा एक बात बताइए, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, गोबर परंपरागत या गैर परंपरागत? परंपरागत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण बोलिए तो। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण। अच्छा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। अच्छा एक बात बताइए, सतत उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार? नवीकरणीय और। अच्छा एगो बात बताइए, जिसका दोबारा उपयोग हो सकता है वो नवीकरणीय, जिसका दोबारा उपयोग हो नहीं सकता है अनवी। अच्छा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा किसके उदाहरण? नवीकरणीय। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम अनवी। अच्छा हम जो बात बोल रहे हैं उसमें आप कहिएगा सही है या गलत है। परंपरागत बराबर नवीकरणीय, सही या गलत? गलत है, गलत है। परंपरागत बराबर अनवीकरणीय, परंपरागत बराबर गैर परंपरागत बराबर नवी। क्लियर है? चलिए, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? तमिल। विश्व में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा चीन ना। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहां है? चेन्नई में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, उसका क्या नाम है? क्या नाम है उसका? मुपंडल पवन ऊर्जा केंद्र। क्या नाम है? चलिए, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, उसका क्या नाम है? मुपंडल पवन ऊर्जा केंद्र। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा भाई जी लोग, समुद्र तटीय क्षेत्र में ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वारीय जल से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसे ज्वारीय ऊर्जा न कहते हैं। अच्छा, भारत में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन मुख्य तौर पर कौन राज्य करता है? गुजरात ना। कौन राज्य करता है? अच्छा, बहते हुए जल को बांध बनाकर रोका जाता है, टरबाइन नामक यंत्र का प्रयोग कर उस जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कब स्थापित हुआ? 1800। कहां? और भारत में जल का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एनएचपीसी नामक संस्था करता है। जैसे सुनिए, भारत में कोयला का प्रयोग कर विद्युत का उत्पादन एनटीपीसी करता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन करता है। वैसे भारत में जल का प्रयोग कर ऊर्जा का उत्पादन एनएचपीसी नामक संस्था करता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। इसका गठन हुआ है 1975। तो भारत में जल का उपयोग कर ऊर्जा का उत्पादन कौन सी संस्था करता? एनएचपीसी। एनएचपीसी की स्थापना कब हुई है? 1900। एनएचपीसी की स्थापना कब हुई है? अच्छा चलिए बताइएगा, सलाल और उड़ी एनएचपीसी कहां है? जम्मू। सलाल और उड़ी। चमेरा और बाउरा। टनकपुर। रंगीत। लोकटक।
झज्जर, झज्जर हरियाणा। इसके बाद आगे बताइए, दुल्हस्ती और सेबा, दुल्हस्ती और सेबा, धौली गंगा, पार्वती, ओंकारेश्वर, तीस्ता, पश्चिम बंगाल और क्लियर है ना। चलिए अब आगे आइए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सीधा सा है, इसका मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा से प्रदूषण नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। विश्व में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन चीन करता है। वही अपने देश भारत की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में अपने देश भारत का जो है आपको 5वां स्थान है। अपने देश भारत का पूरे विश्व में 5वां स्थान है। और बात अगर सौर ऊर्जा के उत्पादन की करें भारत में, कि भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन राज्य करता है, तो भारत में सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कर्नाटक राज्य। कौन राज्य करता है? कर्नाटक राज्य। सौर ऊर्जा के बाद जो है आगे है आपको जैव ऊर्जा या बायोगैस ऊर्जा। जैव ऊर्जा या बायोगैस ऊर्जा। देखिए, हम मानव जिस वस्तु का उपयोग कर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम मानव पानी से नहा लिए, पानी वो तो बर्बाद हो गया, अब तो दोबारा उस पानी का उपयोग हम मानव नहीं करेंगे, हाँ या ना? नहीं करेंगे हम मानव। मानव के द्वारा जिस वस्तु को उपयोग में ले आया जाता है, उसके बाद वह वस्तु जो है एक प्रकार से अवशिष्ट पदार्थ कहलाता है। जैसे मानव जो है आपको चावल, चावल यानी धान, धान का भुस्सी, धान का भुस्सी समझते हैं? धान का भुस्सी, अरे हम लोग धान उगाते हैं, उसके बाद जो है थ्रेशरिंग करके उससे दाना निकालते हैं। फिर जैसे गेहूं को मशीन में डालकर उसको आटा बना दिया जाता है, वैसे ही धान को मशीन में डालकर उसके दाना को अलग और भुस्सी अलग कर लिया जाता है। हाँ, गुंडा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। धान का भुस्सी बोलिए, गुंडा बोलिए, हाँ बोलते हैं गुंडा भी उसको। तो वो जो धान का भुस्सी है, फिर गन्ना की जो पेराई होती है, गन्ना के पेराई होने के बाद उसका जो अवशेष होता है, उसका अवशेष होता है ना जी, तो धान का भुस्सी हो गया। गन्ना के पेराई के बाद उसके जो अवशेष होते हैं, उस सब के प्रयोग से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे ही जैव ऊर्जा या बायोगैस ऊर्जा कहते हैं। और जैव ऊर्जा या बायोगैस ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला राज्य है आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है। फिर आपको उसके नीचे होगा भूतापीय ऊर्जा केंद्र। पूगा भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहां है, तथा उसके अलावे अन्य भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहां है। इसमें आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पूगा वाला पूछा जा चुका है, पूगा वाला पूछा जा चुका है। तो इसमें पूगा लद्दाख में है, तो इसमें हम क्या करेंगे बताइए? हम थोड़े कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इसको आपको याद करना होगा, समझ गए? तो आइए ये भी बात जो है हम लोग याद कर लेते हैं। तो बताइएगा थोड़ा सा, है सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन है? भरला सोलर पार्क। भरला सोलर पार्क राजस्थान में है, समझ गए? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन है? भरला सोलर पार्क। भरला सोलर पार्क कौन है? भरला सोलर। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां है? ये कहां है? ये कहां है? चलिए आगे बताइएगा। सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? कर्नाटक। कौन राज्य? कौन राज्य? भारत का पहला गांव कौन है जो सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया? उत्तर प्रदेश के झांसी का रामपुरा गांव। उत्तर प्रदेश के झांसी का
भारत का पहला गांव कौन है जो सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया? उत्तर प्रदेश के झांसी का सौर तालाब परियोजना किस राज्य में स्थापित? सौर तालाब परियोजना, सौर तालाब परियोजना। अच्छा, जैव ऊर्जा या बायोगैस ऊर्जा। कृषि उत्पाद जैसे धान की भूसी, गन्ने की खोई और प्राकृतिक वनस्पति जैसे जेट्रोफा एवं शहरों के अवशिष्ट पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भारत का प्रथम बायोडीजल संयंत्र कहां स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा। आंध्र प्रदेश के भारत का प्रथम बायोडीजल संयंत्र कहां स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश के। भारत में सबसे ज्यादा जैव ऊर्जा का उत्पादन कौन राज्य करता है? महाराष्ट्र। कौन राज्य? कौन राज्य? महाराष्ट्र। कौन राज्य? अब देखिए, भूतापीय ऊर्जा केंद्र है, इसमें पूगा घाटी के विषय में आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगे आपसे पूछा जा सकता है यहां पर। तो कौन कहां है इसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो आ जाइए भाई जी लोग। पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहां? पूगा घाटी, पूगा घाटी, मणिकरण और ज्वालामुखी, मणिकरण और ज्वालामुखी, मणिकरण और ज्वालामुखी। इसमें मणिकरण भी आपके बिहार दरोगा में पूछा जा चुका, मणिकरण भी पूछा जा चुका है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सब कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मणिकरण और ज्वालामुखी, मणिकरण और ज्वालामुखी, मणिकरण और ज्वालामुखी। तपोवन, तपोवन, तपोवन। सूरजकुंड, सूरजकुंड, सूरजकुंड। तातापानी, तातापानी, तातापानी। तप्त पानी, तप्त पानी, तप्त पानी। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। एक बार फिर से, पूगा घाटी, पूगा घाटी, पूगा घाटी। मणिकरण और ज्वालामुखी, मणिकरण और ज्वालामुखी, मणिकरण और ज्वालामुखी। तपोवन, तपोवन। सूरजकुंड, सूरजकुंड। तातापानी, तातापानी। तप्त पानी, तप्त पानी। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अब देखिएगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। देखिए, जो तत्व है जिसे मेटल, नॉन मेटल में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, उसमें आपको यूरेनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिससे नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत के प्रमुख जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, जैसे कि आपको केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है, केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। फिर आपको कुडनकुलम और कल्पक्कम, कुडनकुलम और कल्पक्कम, कल्पक्कम ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। फिर आपको उत्तर प्रदेश में नरौरा है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। फिर आपको राजस्थान में रावत भाटा है, रावत भाटा है। फिर आपको गुजरात में काकरा पारा है, काकरा पारा है, काकरा पारा है। फिर आपको महाराष्ट्र में जैतपुर, जैतपुर और तारापुर है, जैतपुर और तारापुर। ये सब भारत के प्रमुख नाभिकीय केंद्र है जो भारत के अलग अलग राज्य में स्थित है। इसको भी जो है आपको याद रखना है। तो आइए एक सेकंड में हम लोग याद करते हैं। इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, हर किसी के विषय में पूछा जा चुका है। मुख्य तौर पर है तो और भी नाभिकीय केंद्र, लेकिन मुख्य तौर पर इसी के विषय में आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार रिपीट करके। तो इतना ही जो है आप याद रख लीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। तो बताइएगा, केगा नाभिकीय केंद्र कहां है? कर्नाटक। केगा नाभिकीय केंद्र, केगा नाभिकीय केंद्र, केगा नाभिकीय केंद्र। कुडनकुलम और कल्पक्कम, कुडनकुलम और कल्पक्कम, कुडनकुलम और कल्पक्कम। नरौरा, नरौरा, नरौरा। रावत भाटा, रावत भाटा। काकरापारा, काकरापारा। जैतपुर, जैतपुर,
तारापुर, तारापुर, तारापुर। क्लियर है ये बात? चलिए, इसके बाद जो है, अब है आपको पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस। तो देखिए गुरुजी लोग, एक बार यहां तक, एक बार आप अपने से भी पढ़ लीजिए ना, थोड़ा सा ठीक रहेगा। यानी जहां तक पढ़ लिए हैं उससे आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। पढ़िए। लीजिए, तो बगल वाला से पढ़िए। चैप्टर को खत्म ही कर देना है। चलिए आ जाइए। न है ज्यादा, वही देख रहे थे कितना है, न है ज्यादा। खत्म हो जाएगा 15 मिनट के लेक्चर में, खत्म हो जाएगा। उसके बाद याद करने में जो टाइम लगे, तो 15 मिनट के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर 15 मिनट मैक्सिमम याद करने में भी लगेगा, आधा घंटा में खत्म। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत डीजल आता है, पेट्रोल आता है, केरोसिन आता है, यही सब आता है। देखिए, भारत में जो टर्सरी युग के अवसादी चट्टान है, भारत में या विश्व में कहीं भी अवसादी चट्टानों में ही पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस देखने को मिलते हैं। जैसे जब हम आपको भूगोल का दूसरा चैप्टर पढ़ाए होंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना, तो वहां पर हम आपको बतलाए होंगे कि गोंडवाना क्रम के चट्टान में कोयला पाया जाता है, या जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से आप इस बात को याद रखिए कि जो टर्सरी युग का अवसादी चट्टान है, आग्नेय, अवसादी, कांतरित चट्टान। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, आग्नेय, अवसादी और कांतरित या रूपांतरित।
इसमें जो टर्सरी युग का अवसादी चट्टान है, टर्सरी युग के अवसादी चट्टान ही पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। टर्सरी युग के अवसादी चट्टान से ही प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ का अन्वेषण किया जाता है अर्थात निकाला जाता है। अवसादी चट्टान के ऊपरी भाग में, ऊपरी परत में प्राकृतिक गैस पाया जाता है, मध्य परत में खनिज तेल पाया जाता है और नीचे वाले भाग में जल पाया जाता है, नीचे वाले भाग में जल पाया जाता है। भारत में कहीं भी अगर अवसादी चट्टान देखने को मिलता है तो यह अनुमान लगा लिया जाता है कि यहां से प्राकृतिक गैस और खनिज तेल की प्राप्ति हो सकती है। और फिर भारत में एक संस्था है ONGC, जिसका गठन 1956 में हुआ है। एक संस्था है OIL, जिसका गठन 1959 में हुआ है। यही दोनों संस्था भारत में खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस का अन्वेषण करने का काम करती है अर्थात निकालने का काम करती है। प्राकृतिक गैस का अन्वेषण करने का काम करती है अर्थात निकालने का काम करती है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रथम तेल परिशोधनशाला 1901 में असम के डिगबोई में स्थापित किया गया। वही स्वतंत्र भारत में प्रथम तेल परिशोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया। 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया। वहीं भारत का जो प्रथम तेल कुआं खोजा गया था, भारत का प्रथम तेल कुआं असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोजा गया था, परंतु भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं की खुदाई 1889 ईस्वी में असम के डिगबोई क्षेत्र में हुआ। असम के डिगबोई क्षेत्र में हुआ। ये चारों डाटा बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये चारों डाटा है। अब हुआ है स्थापना 1901 में, 1954 में, मिला है 1867 में, 1889 में, तो हम क्या कर सकते हैं? डाटा है, याद रखना पड़ेगा। जैसे हम याद रखे हुए वैसे आपको भी याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से इस डाटा को हम बोल रहे हैं दोबारा, ताकि आपके दिमाग तक जा सके। भारत का प्रथम तेल परिशोधनशाला 1901 में असम के डिगबोई में स्थापित किया गया। भारत में स्वतंत्र भारत का प्रथम तेल परिशोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया। भारत में तेल कुआं सर्वप्रथम असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में 1867 ईस्वी में खोजे गए तथा भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं की खुदाई 1889 ईस्वी में असम के डिगबोई क्षेत्र में हुआ। देखिए, जो आपको असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये सभी भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां पर खनिज तेल की उपलब्धता देखने को मिलती है। गुजरात के कलौल में, मेहसाना में, अंकलेश्वर में, ये सभी खनिज तेल क्षेत्र हैं गुजरात के। फिर मुंबई में कुछ खनिज तेल क्षेत्र हैं, फिर असम में कुछ खनिज तेल क्षेत्र हैं, नागालैंड में कुछ खनिज तेल क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश में कुछ खनिज तेल क्षेत्र हैं। ये सब बात आपको याद रखना है। इसके अलावे आपको आगे सारा का सारा डाटा है, वो डाटा एक साथ हम आपको याद करवा देंगे। इसके बाद अगर आप ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत की बात करेंगे तो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है कोयला। और कोयला की अगर हम बात करें, कोयला यानी अंग्रेजी में कोल, COAL, कोल। कोयला के विषय में आपको पढ़ाया गया होगा साइंस में भी, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा आप जानिए। कोयला के प्रयोग से विद्युत का उत्पादन मुख्य तौर पर NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। NTPC आधारित ऊर्जा केंद्र देश के भीतर कई सारे हैं, वो भी कहां है नहीं है उसको भी आगे हम याद करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि कोयला की अगर बात करें तो ऐसी मान्यता है कि वैसी कोयला
जिसमें जितना अधिक कार्बन वो उतना उत्तम कोयला माना जाता है, और जिसमें जितना कम कार्बन वह उतना निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। वैसा कोयला जिसमें जितना अधिक कार्बन वह उतना उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। जैसे सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा 95% तक होती है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा मात्र 40% तक होती है। तो वैसा कोयला जिसमें कार्बन सबसे अधिक है वह सबसे उत्तम कोटि का कोयला, और वैसा कोयला जिसमें कार्बन सबसे कम है वह निम्न कोटि का कोयला। जैसे आपको पीट कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये तमाम कोयला के प्रकार हैं। इसमें जो पीट कोयला है यह प्राथमिक एवं मुख्य कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% के आसपास होती है। फिर आपको लिग्नाइट है, इसे बिटुमिनस कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50-55% तक होता है। फिर आपको बिटुमिनस है, इसमें कार्बन की मात्रा 80% तक होती है। और भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और बिटुमिनस कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में पाया जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा गोंडवाना क्रम का चट्टान की उपलब्धता देखने को मिलती है। इसी वजह से बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर आपको एंथ्रासाइट कोयला, यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें 95% तक कार्बन होता है। और यह कोयला एंथ्रासाइट कोयला मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर के रियासी इलाका में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाका में देखने को मिलता है। और भारत की कुछ नदी घाटियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी हो गया, महानदी घाटी हो गया, गोदावरी नदी घाटी हो गया, सोन नदी घाटी हो गया। ये सभी ऐसी नदी घाटियां हैं जिसमें कोयला की उपलब्धता देखने को मिलती है। और इन नदी घाटियों में अगर आप देखेंगे तो इन नदी घाटियों में सबसे ज्यादा कोयला की उपलब्धता दामोदर नदी घाटी में देखने को मिलता है। दामोदर नदी घाटी में बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दरोगा नहीं पूछा है, लेकिन बीपीएससी के क्वेश्चन को दरोगा रिपीट करता है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो इसलिए जो है आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। बात समझ में आया? अब एकदम थॉरोली अंतिम तक रीडिंग मार लीजिए, फिर एक बार हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, थॉरोली रीडिंग मारिए, जहां तक रीडिंग मार चुके हैं उससे आगे थॉरोली रीडिंग मारिए, फिर हम आपको याद करवाएंगे जल्दी।
पढ़ लिए? नहीं पढ़े? पढ़िए जल्दी। देखिए न, बोले न शुरू में डाटा था, देख रहे हैं पूरा का पूरा डाटा ही है, और डाटा है लेकिन महत्वपूर्ण डाटा है, पूछा जाता है। पढ़ लिए? चलिए आइए तो हीरो सब, आइए मेरे साथ याद कीजिए और देखिए। खनिज संसाधन में बहुत ज्यादा नहीं दिए, खनिज संसाधन का एक अलग से डाटा देंगे करंट के संदर्भ में, करंट के संदर्भ में डाटा देंगे इसका, और खनिज संसाधन का करंट के संदर्भ में ही डाटा पूछा जाता है, इसलिए करंट के संदर्भ में हम इसका डाटा देंगे, करंट पढ़ाते हुए। समझ गए? चलिए जहां तक याद कर लिया, आइए बोर्ड पे आइए। भारत में कौन चट्टान में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल पाया जाता है? टर्सरी युग के अवसादी चट्टान, टर्सरी युग के भारत में किस चट्टान में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल पाया जाता है? आए अवसादी चट्टान के ऊपरी भाग में क्या है? मध्य भाग में, मध्य भाग में, निचले भाग में, निचले भाग में। अच्छा, भारत में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसों का अन्वेषण कौन सी संस्था करती है? ओएनजीसी और ओएनजीसी और ओएनजीसी का गठन कब हुआ? ओएनजीसी का फुल फॉर्म हमको बताना होगा, इस सब का फुल फॉर्म बताना होगा महाराज। ओएनजीसी का गठन कब हुआ? ओएनजीसी का गठन, ओआईएल का गठन, ओआईएल का गठन। भारत में प्रथम तेल परिशोधनशाला कब स्थापित हुआ? 1900। कहां स्थापित हुआ? असम के। भारत में प्रथम तेल परिशोधनशाला कब स्थापित हुआ? 1900। कहां स्थापित हुआ? असम के। स्वतंत्र भारत का प्रथम तेल परिशोधनशाला कब स्थापित हुआ? 1900। कहां स्थापित हुआ? कहां स्थापित हुआ? भारत में प्रथम तेल कुआं कब खोजा गया? 1867। कहां खोजा गया? कहां खोजा गया? असम के माकुम क्षेत्र। सर्वप्रथम तेल कुआं की खुदाई कब हुई? 1889। कहां हुई? असम के। असम के। चलिए, डिगबोई तेल क्षेत्र कहां है? डिगबोई, सुरमा घाटी, नाहरकटिया, ये सब कहां है? असम में। डिगबोई, सुरमा घाटी, नाहरकटिया, डिगबोई, सुरमा घाटी, नाहरकटिया, असम में। खारसंग निगरू क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश। खारसंग और निगरू क्षेत्र, खारसंग और निगरू क्षेत्र, खारसंग और निगरू क्षेत्र। बोरहोल्ला क्षेत्र, बोरहोल्ला क्षेत्र, बोरहोल्ला क्षेत्र। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, खंभात, कलौल, मेहसाना, कोसांबा, सानंद, आलियाबेट, लुनेज। अंकलेश्वर, खंभात, कलौल, मेहसाना, कोसांबा, सानंद, आलियाबेट, लुनेज। मुंबई बेसिन, मुंबई बेसिन, बेसिन। पन्ना मुक्ता, पन्ना मुक्ता। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आए अच्छा, इसके अलावे तेल परिशोधनशाला, जामनगर और कोयली तेल परिशोधनशाला कहां है? जामनगर और कोयली तेल परिशोधन।
जामनगर और कोयली, जामनगर और कोयली, मथुरा, मथुरा, बरौनी, बरौनी, मंगलुरु, मंगलुरु, भटिंडा, 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 नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ असम, नुमालीगढ़ असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, तातीपाका, वीना, 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 वादीनर, 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 वीना, वीना, तातीपाका, तातीपाका, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़, भटिंडा, भटिंडा, मंगलुरु, बरौनी, मथुरा, जामनगर और कोयली, जामनगर और कोयली। चलिए आगे बताइएगा, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला, काला सोना, उद्योग की रोटी, उद्योग की जननी, उद्योग की जननी। अच्छा, जिस कोयला में जितना कार्बन अधिक वह उतना उत्तम कोटि का, सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथरा। प्राथमिक कोयला, प्राथमिक कोयला। भारत में कौन कौन सी नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक कोयला कौन नदी घाटी में? दामोदर नदी घाटी में। किसमें? झारखंड का झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण कौन राज्य में? झारखंड। सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण कौन राज्य में? उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? छत्तीसगढ़। कौन करता है? अच्छा, कोयला पर आधारित एनटीपीसी केंद्र। बाढ़ एनटीपीसी कहां है? बाढ़ एनटीपीसी, बाढ़ एनटीपीसी। आगे कहलगांव, 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 बदरपुर, बदरपुर, फरक्का, फरक्का, कोरबा, कोरबा, कोरबा। आगे रामागुंडम, 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 रिहांद, रिहांद, दादरी और टांडा, दादरी और टांडा, सिमहाद्री, सिमहाद्री, खड़गांव, खड़गांव, बोगाईगांव, 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 तलचर, तलचर, दर्ली पार्ली, दर्ली पार्ली, सीपत, सीपत, मौदा, मौदा महाराष्ट्र, बरौनी बिहार, बरौनी, बरौनी। क्लियर है? एक बात आप याद रख लीजिए, कल जो पढ़ाए हैं उससे एगो क्वेश्चन आएगा, लिख करके हम दे रहे हैं। आज जो पढ़ाए इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए आप। समझ गए? निश्चित आएगा, 100% आएगा, नहीं आने का सवाल पैदा नहीं होता है। बात समझ में आया? हाँ, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब सुन लीजिए, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम नहीं करवाए हैं, किसी भी बैच में नहीं करवाए हैं। तो इस चैप्टर का आंसर जो है एप्लीकेशन पर हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। सब लोग आप अपना देख लीजिएगा, और इस चैप्टर का टेलीग्राम चैनल पर भी आंसर अवेलेबल करवा देंगे, आप अपना देख लीजिएगा। बात समझ में आया? देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना आप लोग? ऑब्जेक्टिव अपलोड है ना? ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? कौन चीज? दूसरा डलवा देंगे, इसका आंसर डाल देंगे। इससे आगे का ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए हैं, आंसर डाल देंगे। आंसर आप अपना कर लीजिएगा, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव आप लोग लिए हैं या नहीं लिए? ज्योग्राफी में जितना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उतना आपके लिए सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी कान खोल करके सुन लीजिए, समझे? अब सुनिए, अब सुनिए, अभी टेस्ट होगा तुरंत, तो इधर उधर नहीं करना है। इसके बाद जो है होमवर्क दे दिए हैं इस सप्ताह का, होमवर्क दे दिए हैं, पता चला आप लोग को? होमवर्क दे दिए हैं इस सप्ताह का। दूसरी बात जो है, टेलीग्राम पे अपना विजिट करते रहिए, सब चीज हम देते रहते हैं वहां पर। और दूसरी बात क्या है, कल आपका क्लास 10:30 बजे से है। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, भारत के उद्योग पढ़ाएंगे, ठीक है?
इसके बाद जो 5 से 7 वाले हैं उनका शाम में 5:30 बजे से क्लास है। जहां तक पढ़ाए हैं इतिहास वहां से आगे पढ़ाएंगे। यही है, परसों का पता नहीं, कल का बता दिए हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम निकलते हैं। आप लोग को तो टेस्ट देना, आप लोग थोड़े निकलिएगा। फिर आते हैं टेस्ट में। तो ऑनलाइन वाले लोग काटे नहीं जी, ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन वाले लोग जैसे ऑफलाइन यहां पर टेस्ट शुरू होगा वैसे ही 10-15 मिनट के बाद आप लोग को भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जाइए आप लोग आराम से खाना पीना खा लीजिए। लगभग 1 बजे तक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। 1 बजे से पहले ही प्रयास किया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आप लोग भी अपना बना लीजिएगा। ठीक है, पूरा पॉलिटी का है। ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए। धन्यवाद सब लोगों का।